गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको लास्ट टाइम मल्टीपल एलील्स और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का हमने होमवर्क दिया था। थोड़ा सा उसको देख लेते हैं वापस से, फिर हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा ध्यान दो। यहाँ पर हमने आपको ये बोला था कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था कि मल्टीपल जीन्स फैक्टर, ये जो मल्टीपल जीन्स है एक कैरेक्टर को स्पेसिफाई करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर क्या था, आपको एग्जाम्पल दिया था स्किन कलर को लेकर के, है ना। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में वो आता है। ठीक है, मल्टीपल एलील्स में क्या होता है, इसमें कैरेक्टर एक ही होता है, यानी आपको ब्लड ग्रुप ही शो करना है, लेकिन उसके साथ क्या है, यहाँ पर जीन नहीं, मल्टीपल एलील्स है आपके पास, मल्टीपल एलील्स है, यहाँ जीन्स हैं। क्या है जीन, क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए जो क्या करेगा, आगे प्रोटीन को कोड करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, मल्टीपल एलील, यानी एक जीन है ना, जीन क्या आई, ठीक है, लेकिन इसके मल्टीपल फॉर्म्स है, वेरिएशंस है, लाइक आई ए हो सकता है, आई बी हो सकता है, आई ओ हो सकता है। ये क्या है, ये एलील्स के फॉर्म हैं। जैसे अगर आपके पास हाइट कैरेक्टर है और हाइट का अगर आपने वो लिया है, उसके ट्रेड्स कैसे हो सकते हैं, लाइक इसके दो फॉर्म आप लिख सकते हैं ना, कॉन्ट्रास्टिंग जो ट्रेड्स होते हैं वो एलील्स कहलाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपके पास क्या रह सकता है, डॉर्फ हो सकता है और टॉल हो सकता है। ये वेरिएशन है ना। तो ये वेरिएशन यहाँ पर आपको कैसे मिलती है, यहाँ आपको इसी के जो आपके पास एलील्स है उसके बहुत सारे फॉर्म्स मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये केस मल्टीपल आपकी एलीलिज्म का आता है, लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को मिक्स मत करना है इसके साथ। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था पेडिग्री वाला। ठीक है, देखो बेटा, इसके साथ क्या है, ह्यूमन के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट करना ये थोड़ा अनइथिकल भी हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़, इनका लाइफ स्पैन शॉर्ट है, जो इसको परफॉर्म करेगा उसका भी लाइफ स्पैन शॉर्ट है। दूसरी चीज़, आजकल बहुत ज़्यादा वेरिएशन है फैमिली में, न्यूक्लियर फैमिली होती है, तो एक दूसरे का जो ट्रेट होता है वो ज़्यादा समझना मुश्किल होता है, सब न्यूक्लियर है। और एक चीज़ और पता चल रही है कि वो चीज़ ये कि फैमिली में जो पर्सन है वो हमें मल्टीपल चाहिए, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा उस कैरेक्टर्स को स्टडी करना ईजी हो पाएगा। लेकिन आजकल जैसे स्मॉल फैमिलीज हो रही है, उसमें बच्चे अगर एक ही होते हैं तो आप किसी भी ट्रेड को पकड़ना चाहेंगे तो थोड़ा मुश्किल होता है। मल्टीपल होते तो समझ में आता है कि अच्छा एक जनरेशन में 3-4 लोगों को इफेक्ट किया, एक दो को नहीं किया, है ना। तो इस वजह से आपके यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स को कंसिडर करना बेटर होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। क्लियर होगी बात। वापस आते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पर। यहाँ पर बच्चा यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि एस स्ट्रेन को हीट किल्ड करने के बाद, यानी मार देने के बाद भी आपके पास यानी कुछ ऐसा चीज बचा था जिसकी वजह से आर स्ट्रेन जो है अपने आप को चेंज कर लिया था। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल तक। बेटा 2 दिन पॉसिबल नहीं हो पाया, वीडियो आपको मिल नहीं पाई है, और तो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है बेटा, आपको जब भी ऐसा टाइम मैं आपको देती हूँ ना तो आपको मौज करने के लिए बिल्कुल नहीं देती। क्वेश्चंस मैंने आपको एकदम हेल्दी क्वेश्चंस दिए थे, काफी बल्क में दिया था, इसीलिए दिया था ताकि आप एक एक टॉपिक को देख सकें कि किस तरीके से उस पर क्वेश्चन फॉर्म होता है। और मैंने आपको पहले ही बोला है कि इस चैप्टर का नोट्स नहीं होगा, तो जितना हो सकता है वो आप आंसर देखिए, और होप सो कि अगर आप कॉपी पे लिखते हैं, बुक पे लिखते हैं, कहीं लिखते हैं, कहीं क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, और कॉपी पे लिखना है, कॉपी पे ही एक पैटर्न बना लीजिए क्वेश्चन करने का, कोई इशू नहीं है मुझे। ठीक है, जितने क्वेश्चंस करेंगे, जितने टाइप्स करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका क्या कहते हैं, लाइक आपके लिए सही रहेगा कि आप चैप्टर को अच्छे से थॉरली समझ पाएंगे। ठीक है, आगे चले। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो इन्होंने एक कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ ठीक है, लाइक कुछ तो है जेनेटिक मटेरियल टाइप का, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि क्या है एक्चुअली। तो यहाँ पर कौन आते हैं, यहाँ पे ओसवाल्ड आते हैं, ओसवाल्ड, मैक्लियोड और मैकार्टी। फुल नेम आप लोग को याद करना है, ठीक है, क्योंकि लाइक वो किसी फॉर्म में भी पूछेगा। अगर आप मेरे पैटर्न पे याद करेंगे, पता चला कि उसके वो लाइक सेकेंडरी और प्राइमरी नेम करके कुछ भी दे देगा, तो फिर आप भूल जाओगे, है ना। पूरा नाम आना चाहिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या होता है, अब इनको ये तो समझ में आ रहा था कि हाँ एस स्ट्रेन में कुछ तो है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन के बायोमोलिक्यूल्स को अलग कर लिया, ठीक है, या मैक्रोमोलिक्यूल्स को अलग कर लिया। क्या किया, देखो ध्यान से, इन्होंने क्या लिया कि एस स्ट्रेन का, ध्यान से सुनना, पहले एक साइड हम आर स्ट्रेन रख लेते हैं, है ना। ये हमारा आर स्ट्रेन, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आर फाइनल में एस में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान दो, इन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, उसके बाद इन्होंने आर स्ट्रेन लिया और एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का एक्चुअली जो चीज़ में डाउट था ना, लाइक कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, आरएनए है, डीएनए है, क्या क्या, ये सारे मटेरियल्स उन्होंने एस स्ट्रेन से निकाल लिए। ठीक है,
अलग अलग कर लिए। आप कहोगे कैसे करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में आपको सब पता चलेगा किस तरह से एक एक मटेरियल को आप अलग कर सकते हैं। आप कैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स जो इस तरह की चीज़ें हैं इसको आप कैसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, क्योंकि इसी में चेंजेस देखने हैं, लेकिन किसकी वजह से देखने हैं? इन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का लाइक सपोज पहले कार्बोहाइड्रेट निकाल लिया। वैसे कार्बोहाइड्रेट पे कोई डाउट था नहीं इनको, मतलब उनको पता था कार्बोहाइड्रेट तो है ही नहीं, ठीक है ना, प्रोटीन पे ज़्यादा शक था। तो कार्बोहाइड्रेट ऑफ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, बात समझ रहे हो। अब इन्होंने इसको प्लस किया है ना, यानी कि इसको इसके साथ डाल दिया और रिजल्ट देखा। क्या रिजल्ट आएगा? कार्बोहाइड्रेट तो है नहीं ना। देखो हम लोग को तो अंदर की बात पता है ना कि क्या है, डीएनए है, ठीक है। तो वैसी एज्यूम करके चलो, क्योंकि हमको पता है, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने देखा कि आर स्ट्रेन के साथ उन्होंने कार्बोहाइड्रेट डाला, तो क्या हो गया, ये आर का आर स्ट्रेन ही रहा, ये वायलेंट नहीं बना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर अगेन इन्होंने आर स्ट्रेन लिया, इसके साथ कंबाइन किया इन्होंने प्रोटीन को, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा शक था, प्रोटीन ऑफ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। पूरा नहीं लिखूंगी, थोड़े टाइम के बाद ध्यान से सुनते जाओ, लिख लेना तुम लोग कहीं। इसको किया तो क्या आया, क्या आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आर स्ट्रेन रहा, ठीक है। अब आर स्ट्रेन के साथ इन्होंने क्या प्लस किया, इस बार इन्होंने आरएनए डाला, क्या रिजल्ट आया, आर स्ट्रेन। नेक्स्ट, आर स्ट्रेन लिया प्लस क्या डाला, डीएनए डाला। डीएनए किसका, ऑफ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का। क्या मिला, यहाँ इनको मिला एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, ये मिल गया इनको, देख रहे हो, ये मिल गया। अच्छा, मिल तो गया है, क्या दोबारा से रीटेस्टिंग बनती है? हाँ ठीक है, बनती है। अब इन्होंने क्या किया, ध्यान दो, अगेन इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया। आर यानी कि सिर्फ इसे लास्ट वाले को लिए जस्टिफाई करने के लिए, आर स्ट्रेन लिया प्लस डीएनए लिया, ध्यान दो, डीएनए लिया किसका, यही एस स्ट्रेन वाले का, लेकिन साथ में क्या डाल दिया ना, एक चीज़ और डाल दी, वो था डीएनएज डाल दिया। इसको हम ऐसे भी लिखा रहता है डीऑक्सी रिबो न्यूक्लियस लिखते हैं। ये क्या होता है, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम है। क्या है ये, डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। अच्छा मुझे बताओ, अगर डीएनए की वजह से एस बन रहा है, तो अगर हम डीएनए को खत्म कर दें तो क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, अब आर बन गया। और जैसे ही आर बन गया तो ये समझ गए कि यही था, ठीक है, डीएनए ही है जो एक जेनेटिक मटेरियल है। बात समझ, इतना पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आया, ठीक है। आपकी बुक ने इसको दूसरे फॉर्म में दिया हुआ है, मैं आपको वो भी समझा देती हूँ, ध्यान दो। उन्होंने देखो क्या किया है, दोनों तरीके से लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो उन्होंने बोला कि एस स्ट्रेन से कोई चीज़ रफ को यानी आर स्ट्रेन वाले को वापस से क्या बना रही है, स्मूथ बना रही है, एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया बना रही है। ये बात आपके ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से आती है, ठीक है। तो आपके बुक के हिसाब से जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है वो कुछ ऐसा किया है, एक्चुअली है वही सेम, फॉर्म अलग है ना। यानी एक्चुअली दो सेट में हुआ था, मैंने आपको दोनों सेट ही दिखा रही हूँ, बट आपके बुक में ये वाला सेट दिया हुआ है, पहला वाला नहीं दिया हुआ है, क्लियर है। अच्छा ठीक है, ऐसा था, ओके। इन्होंने क्या किया, अब देखो हमको पता है तो हम एक जगह डीएनए और हर चीज़ लिख लेते हैं ज़रा सा। हमको पता है कि एस के अंदर क्या है, हमें पता है एस के अंदर डीएनए है, और क्या है, आरएनए है, और क्या है, प्रोटीन है, और क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। वैसे कार्बोहाइड्रेट का जिक्र नहीं है आपके बुक में। एक चीज़ और है, हो गया सब कुछ, हो गया प्रोटीन, हाँ हो गया, इतना चीज़ें हैं, ठीक है। आई होप मैंने कुछ मिस नहीं किया है। आगे देखो, अब क्या किया इन्होंने, जब फर्स्ट सेट एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने क्या किया कि अगर एस स्ट्रेन को इन्होंने लिया, ठीक है, हीट किल्ड, और आर स्ट्रेन लिया, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने आरएनएज डाल दिया। आई थिंक इस पहले कुछ मिस्टेक होगी, देख लेना, आरएनएज डाल दिया, ठीक है, यानी कि आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स डाल दिए। बात समझ में आ गई, आरएनए सही है, ठीक है, आरएनएज डाल दिया, जिससे क्या हो गया कि आरएनए तो किल हो गया, अब आरएनए के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो वो क्या करेगा, पहली बात तो वो कुछ कर भी नहीं रहा था, तो इनको रिजल्ट में क्या मिला, आरएनएज डालने के बाद भी इनको ये आर वाले का रिजल्ट क्या मिला कि ये स्मूथ बन गया, यानी एस स्ट्रेन बन गया ये, ठीक है, यानी आरएनए रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसको एस स्ट्रेन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट टर्न में इन्होंने प्रोटीएजेस डाल दिए, यानी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। तो प्रोटीन भी टूट गया, तो भाई प्रोटीन तो वैसे भी काम नहीं कर रहा था, तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो क्या किया, तो प्रोटीन भी खत्म हो गया, तो ये अगेन क्या बन गया, एसिस्ट्रेन बन गया। अब इसके लिए हम लोग सेलुलेज डाल सकते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट सारा डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसका जिक्र नहीं है, कोई इसको नहीं कंसीडर करो तो भी अच्छा है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो सब में ये एसिस्ट्रेन बन रहा है, इसका मतलब कि ये सब तो नहीं है, यानी आरएनए भी नहीं है, प्रोटीन भी नहीं है, कुछ और है। नेक्स्ट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने डीएनएज डाल दिया, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स डाल दिए। उसने क्या किया, डीएनए को किल कर दिया। भाई अभी तक ये जितना ऐसे बन रहा था वो डीएनए की वजह से ही बन रहा था, लेकिन डीएनएज डालने की वजह से अब यहाँ पर क्या बन गया, आर स्ट्रिंग बन गया। और यहाँ से इनको पता चल गया कि क्या है, आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो नहीं समझ में आ रहा था, एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल क्या है असली में, वो है आपका डीएनए। यहाँ से बात समझ में आ गई। यहाँ पर इनका ये पूरा केमिकल जो कैरेक्टराइजेशन पूरा इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का कर डाला, पूरा एक्सपेरिमेंट कर डाला, तो यहाँ पे सब हो जाता है सॉल्व। बात समझ में आ गई। लेकिन इसके बाद भी लोगों को सुकून नहीं था, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी थ्योरी दे देते हैं तो लोग बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होते हैं, ठीक है, कि आपने ठीक है ऐसे दे दिया। जब तक इन लोगों को कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिल जाता ना, तब तक मानते बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि इतने पे भी बहुत सारे लोग बिल्कुल भी नहीं कन्विंस हो रहे थे कि नहीं हम नहीं मानेंगे, अभी भी नहीं, क्योंकि इनको लग रहा था नहीं प्रोटीन है, ठीक है ना, सब कुछ प्रोटीन है। तो इन्होंने क्या किया, अच्छा ठीक है, अब आए आपके हार्शे एंड चेज। हार्शे एंड चेज ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट दिया, ठीक है। अब लेकिन ये क्वेश्चनेबल नहीं था, ध्यान दो, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो फाइनल प्रूफ है ना। तो ये है फाइनल एक्सपेरिमेंट, जिससे ये पता चलता है कि जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए ही होगा। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इनको ये तो पता है ना कि अगर आपको पता है कि बैक्टीरियोफेज को इकोलाई में आप उसका जेनेटिक मटेरियल उसमें चला जाता है, ठीक है। अगर आप इन्फेक्ट कराएंगे ना, तो अगर आपने बैक्टीरियोफेज को इकोलाई के साथ अगर आप उसे क्या करेंगे, अटैच कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, वो सीधे इकोलाई में डालता है और तुरंत रेप्लिकेट कराता है और उसके प्रोटीन यूज करके अपनी प्रोटीन कोड बना लेता है। बहुत सारे माइक्रोफेजेस बना लेता है, बैक्टीरियोफेजेस बना लेता है, बहुत सारे वायरसेस बना लेता है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ हार्शे चेज के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि उन्होंने दो कंडीशन रखी, जरा ध्यान से देखना। पहला उन्होंने लिया सल्फर, ठीक है, तो एक उन्होंने कल्चर मीडियम लिया जिसमें उन्होंने सल्फर रखा। बाकी थ्योरी तुम लोग पढ़ोगे, मैं तुम्हें कंसेप्ट समझा रही हूँ। सल्फर रखा, ठीक है। और एक जगह इन्होंने क्या रखा, फॉस्फेट रखा है, फॉस्फेट या फॉस्फोरस करके लिखा होगा, हाँ फॉस्फोरस होगा, ठीक है, लगा लेना फॉस्फोरस, ठीक है। अब क्या हुआ, ध्यान दो। अब अच्छा मुझे बताओ कि वैसे तो हमको पता ही है, क्योंकि हमको अंदर की बात पता है, तो फिर हम दिमाग लगा सकते हैं। अब तुमको एग्जाम में जब ये एक्सपेरिमेंट आएगा ना, तो तुमको याद नहीं रहेगा, ठीक है। मेन मुद्दा ये है कि तुम्हें याद नहीं रहेगा कि सल्फर किधर रखें और फॉस्फेट किधर रखें या फॉस्फोरस किधर रखें। ध्यान दो, हमेशा ध्यान रखना कि फॉस्फोरस वाले में डीएनए रख देना, दिमाग में रखना हमेशा कि डीएनए, यानी इसमें हमेशा ना डीएनए को कौन लेगा, फॉस्फोरस लेगा। क्यों, क्योंकि डीएनए में क्या होता है, आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है ना, तो किसको अपने अंदर लेगा, जो कंटेंट उसमें है उसकी तरफ अट्रैक्ट होना है उसको, ठीक है, वही कंटेंट उसकी बॉडी में आना है, ठीक है। यानी डीएनए ही फॉस्फोरस की तरफ वो लेगा, अपने ही मटेरियल्स में क्या लेगा, अपनी न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए अपना फॉस्फोरस, जब उसको फॉस्फेट ग्रुप लगाता है तो उसमें फॉस्फोरस को ही एक मीडियम मान के ले लेता है, ठीक है। बात में आई। आगे देखो, कुछ सल्फर ग्रुप में ग्रो कराए गए, कुछ आपके ये थे फॉस्फोरस, ठीक है। दोनों ही क्या है, पहले यहाँ ध्यान दो, दोनों ही रेडियो एक्टिव है। केमिस्ट्री में पढ़ते हो रेडियो एक्टिव क्या होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव है। अच्छा ठीक है, आगे ध्यान दो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये सल्फर कौन ले लेता है, प्रोटीन ले लेती है, प्रोटीन कैप्सूल किसका, अच्छा बताओ, ये है ना आपका, ऐसे करके रहता है, और ये रहे इसके टेल्स, ये कॉलर थी, तो ये उसकी प्रोटीन कोड थी ना, पढ़े हो ना बचपन में। और यहाँ पे इसका क्या होता है, ये उसका आरएनए प्रेजेंट रहता है, इतना पढ़ा है ना, ठीक है। देखो होता क्या है, अब करना क्या है हमको, कि इन्होंने इस बैक्टीरियोफेज को इस कल्चर मीडियम में ग्रो कराया। अब मैंने प्रोटीन क्यों लिखा, क्योंकि सारा सल्फर कौन ले लेगा, प्रोटीन ले लेगा, इसका सारा सल्फर प्रोटीन ले लेगा। अच्छा, इसके फॉस्फोरस में क्या होगा, इस बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है, जो इस सेकेंड बी पार्ट में जो आपका बैक्टीरियोफेज है, इसका जो डीएनए है
उसमें चला जाएगा फॉस्फोरस। बात समझ में आ रही है? एक में प्रोटीन कोट यानी बाहर बाहर वाली ले रहा है, एक में अंदर वाला जा रहा है। ठीक है, ये तो हमको पता है, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे ये चीज़ समझा था। ठीक है, पहला स्टेप समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, दूसरे में देखो क्या हुआ। एक्चुअली तुमको जो मैंने पहले बता दिया ना, ये लास्ट है ना, तुमको इसलिए बता रही हूँ ताकि लिखते समय भी तुम्हें ध्यान में रहे कि किस तरीके से लिखना है। अब क्या हुआ, इन्होंने ग्रो कराया और इसको इन्होंने इसके साथ इन्फेक्शन के लिए लगा दिया। ठीक है, अगर मैं ऐसे रफ बना रही हूँ, ये इकोलाई है। अब यहाँ पहला स्टेप क्या हो रहा है, इन्फेक्शन, यानी उसको क्या किया गया है, उसके साथ अटैच कर दिया गया है। अब अटैचमेंट में क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, अब ब्लेंडिंग होगा। यानी क्या करना है, एक बार सपोज आप घुमा दो या थोड़े टाइम के बाद आप उसे हिला दो तो क्या हो जाएगा, अब इसका जेनेटिक मटेरियल वैसे भी तो आ ही जाता है, इसका जेनेटिक मटेरियल इस पूरे इकोलाई में आ जाएगा। सेकेंड स्टेप है आपका ब्लेंडिंग। अब क्या हुआ है, इनका जेनेटिक मटेरियल भाई साहब का निकल के वो यहाँ आ चुका है। बात समझ रहे हैं, यहाँ आ चुका है। ठीक है, अब इसने क्या किया है, कोई मतलब नहीं है, इसका प्रोटीन कोड तो बाहर रह जाता है, प्रोटीन कोड नहीं आता बेटा। ठीक है, हमेशा क्या आएगा, आपका जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा, जेनेटिक मटेरियल अंदर हो गया। थर्ड प्रोसेस इज सेंट्रीफ्यूगेशन। अभी स्टोरी समझो, इसमें क्या करना है, अब इन्होंने इतना काम कर लिया। ठीक है, अब क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन में एक मशीन होती है, उसे जैसे उसे ऐसा समझो कि उसे बहुत तेज से घुमाना होता है। हाँ, ब्लेंडिंग सपोज अपन ऐसे कर दिया जिसकी वजह से ये डीएनए इसमें आ गया, सॉरी ये इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें आ गया। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगेशन आप उसको एक मशीन में जैसे मिक्सी में लेके घुमा दो बहुत तेज से, उसे सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। अच्छा ठीक है, अब इन्होंने ऐसे कर दिया, इसकी वजह से क्या हो गया कि ये जो लगा हुआ था प्रोटीन कोट वो इस सेल से बाहर हो गई। ध्यान दो, सेंट्रीफ्यूगेशन में ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल इसके ऊपर चिपका हुआ था ना, ये बाहर हो गया, ये आउट हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो, अब इन्होंने आगे जब इसकी स्टडी करी तो इस समय इन्होंने देखा कि ये रेडियो एक्टिव था सल्फर का, यानी कि प्रोटीन कोट ने सल्फर कैच किया। बात समझ में आई, क्या हुआ, यानी कि सल्फर किसने लिया, प्रोटीन कोट ने लिया। जो ट्रांसफर हुआ वो प्योर आपका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ, और उस जेनेटिक मटेरियल में जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ उसमें इन्होंने सल्फर नहीं देखा। बात समझ में आई, आगे देखें, आगे देखो, देखो जो चीज़ें आपको बाहर मतलब होता है ना कि एक बॉडी से दूसरी इकोलाई में देखने को मिलेगी, जो मल्टीपल कॉपीज आपको मिलेंगी। ठीक है, जिसमें वो कंटेंट मिलेगा। अच्छा देखो, इन दोनों में से जो भी चाहे वो डीएनए होता, चाहे वो आपका बाहर का कोट होता, जिसने भी जो कंटेंट लिया है वही तो आगे पास ऑन करेगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि आगे पास ऑन क्या हो रहा है, आगे पास ऑन क्या हो रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा, अब सेम स्टेप यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ, सेम हुआ, सेम अगेन इन्फेक्शन करो, फिर यहाँ पर भी ये सिमल्टेनियसली वर्क चल रहा है। ठीक है, फिर ब्लेंडिंग होगी, फिर आगे आपने देखा कि जब सेंट्रीफ्यूज करा दिया तो इसका प्रोटीन कोट एकदम बाहर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इनके प्रोटीन कोट में आपको फॉस्फोरस एब्सेंट मिलेगा। इन्होंने जो जेनेटिक मटेरियल ये जो इस ई कोलाई के अंदर इनको रेडियो एक्टिव इनको जेनेटिक मटेरियल मिल गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है, यानी कि जो पास होता है, जिसने इसको लेकर पास हुआ है, जो फॉस्फोरस को लेकर पास कर रहा है, वो कौन है, वो जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए है, वो आपका प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन कोड किसी चीज़ को, देखो प्रोटीन कोड अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर तो कर नहीं पा रहा, वो तो बाहर ही रह गया। अगर प्रोटीन ऐसी चीज़ होती, अगर ये चीज़ ध्यान दो, अगर ये चीज़ जो इसके अंदर थी, अब वो अगर क्या होती, अगर वो जेनेटिक मटेरियल, ये लड़ाई किस चीज़ की चल रही है, ये इतनी फाइटिंग किस लिए, एक्सपेरिमेंट क्यों रचा गया है, ये एक्सपेरिमेंट रचा गया है ये जानने के लिए कि जो चीज़ पास होती है वो क्या है। जो चीज़ जो पास होती है वो हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल है, एक्चुअली वो डीएनए है कि प्रोटीन है, और हमको ये बात पहले से पता है कि ये रहा प्रोटीन है ना, तो इट मीन्स कि ये तो पास नहीं हो रहा है, जो पास हो रहा है वो क्या है, वो डीएनए है। क्लियर हो गई बात, डीएनए वो चीज़ है जो अपनी इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर कर पा रहा है। ठीक है, बात समझ में आई, और वो समझ में आता है इनके कि आपको इनके जो डीएनए है वो आपको रेडियो एक्टिव मिल रहे हैं। ठीक है, और रेडियो एक्टिव वो भी किसके, फॉस्फोरस के, क्योंकि उसमें फॉस्फोरस ग्रुप भी रहता है। क्लियर होगी बात, अब इसको पढ़ने के बाद एक बार पूरे थ्योरी पढ़ लेना, फिर बताना मुझे कि कहाँ तुमको समझ में नहीं आया। क्लियर होगी बात, ठीक है, आगे चलें। अब आगे हम लोग थोड़ा सा व्यू देखेंगे उसका, जो मैंने आज आपको होमवर्क दिया था ना कि ज़रा सा प्रॉपर्टीज़ देख लेना। ठीक है, आज हम लोग अभी उसी को देखेंगे। अब अगेन
जब इतनी चीज़ें हो गई तब आपको ये भी पता है कि आज की डेट में आपके पास डीएनए भी है, एक जेनेटिक मटेरियल, और क्या है, अच्छा यहाँ पे जो हम बार बार डीएनए बोल रहे हैं ना, कहने का मतलब ये है कि इसे आरएनए बोलो, ठीक है, यानी कि इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। रुको बच्चा रुको, दिस कुड बी डीएनए, ठीक है। चलो थ्योरी पढ़ लेना, फिर कोई डाउट होगा तो मुझे बताना, ठीक है। मुझे कुछ चेंजेस करने होंगे तो मैं दूसरा वीडियो बना के कर दूंगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे डीएनए और आरएनए के बीच में हम क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे कि कैसे डीएनए ज़्यादा स्टेबल होगा, या कोई भी अगर जेनेटिक मटेरियल है, कोई भी अगर जेनेटिक मटेरियल है तो वो कैसे क्या क्या हो सकता है, वो कैसे बेटर हो सकता है, वो कैसे बेस्ट वन हो सकता है ना। कौन ऐसा मटेरियल होगा। देखो आपको पता है, स्टार्टिंग में बताया था कि जो आरएनए है वो आपके कैटलिस्ट जैसा भी काम करता है, वो मैसेंजर जैसा भी काम करता है, ठीक है। लेकिन आरएनए समय प्रोमिनेंट नहीं है ना। वायरसेस में मिलेगा आपको, ठीक है, ऐसी 2-4 मशीनरी में आपको मिल जाएगा। लेकिन डीएनए आपके मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में आपके पास डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। बात समझ में आई, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे कौन से फीचर्स है जिसके बेसिस पर आप ये कह देंगे कि भाई यही आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं यही जेनेटिक मटेरियल होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपकी जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, ध्यान दो, आपकी जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है उसी को आगे पास ऑन करना है, ठीक है, उसी को आगे पास ऑन करना है। अभी आप ये देख पाएंगे कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, जो अभी आपको पता है, वो आपके डीएनए में स्टोर होती है। ये है फैक्ट, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स की वजह से हम इनको कह सकते हैं। पहला कि जो भी हो वो अपना रेप्लिकेशन कर सके, चाहे वो डीएनए चाहे वो आरएनए हो, वो क्या कर सके, अपने आप को रेप्लिकेट कर सके। यानी अगर वो एक है तो एक से वो 2 बन सके। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो वैसे तो ये दोनों ही रेप्लिकेट करते हैं, है ना। आरएनए भी रेप्लिकेट करता है और डीएनए भी रेप्लिकेट, डीएनए रेप्लिकेशन हम लोग अभी पढ़ेंगे। और जब आप लोगों ने वो पढ़ रहे थे, एड्स पढ़ा था, उसमें HIV वायरस पढ़ा था, उसमें आपने देखा था किस तरह से उसमें क्या किया था, आपका जो आरएनए होता है वो भी अपने आप को क्या करता है, रेप्लिकेट कर पाता है। कोई इशू नहीं है, ये दोनों ही रेप्लिकेट कर सकते हैं, आरएनए भी कर सकता है और ये डीएनए भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे हम देखेंगे कि चलो ये वाला तो तुमने स्टेज पार कर दिया। सेकंड देखते हैं, सेकंड में स्टेबिलिटी देखते हैं, कौन कितना स्टेबल है। अच्छा आपको पता होगा कि किसी में अगर O हो, यानी ऑक्सीजन अगर लगा हुआ है, ऑक्सीजन है, तो वो क्या कर सकता है, वो रिएक्टिविटी को बढ़ा सकता है, ठीक है। वो रिएक्टिविटी को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, ठीक है। और अच्छा यहाँ पर अभी आपने एक चीज़ और देखी थी कि जब हीट किल कर दिया गया था उसके बाद भी आपका जो एस स्ट्रेन जो किल हो गया था उसमें ये पोटेंशियल था कि वो दूसरे को क्या कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ठीक है। यानी कि वो अभी भी हीट किल करने के बाद भी वो चीज़ स्टेबल है ना। उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो स्टेबल है, यानी ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो स्टेबिलिटी रहे जबकि आप उसे हीट किल्ड कर दें तो भी, ठीक है। यानी एक ये पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। फिर होता है रीनेचर की प्रॉपर्टी होना, है ना। देखो अगर आपके पास ये डीएनए है, आपके पास जो डीएनए है, अगर आप इसे मैक्सिमम टेम्परेचर दे देंगे, हाई टेम्परेचर दे देंगे, तो आपको पता है इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ना, नाइट्रोजनस बेसिस लगे रहते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड से वो कनेक्टेड रहते हैं। ज़्यादा हीट दे देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, है ना। वीकेस्ट बॉन्ड रहता है ना, सही बोले ना, वीकेस्ट बॉन्ड रहता है। फिर क्या है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता वो ना, ठीक है। चलो अच्छा, आई थिंक कोवैलेंट ही है बट वीकेस्ट है क्योंकि एक ही है उसके पास एटम शेयर करने के लिए, ठीक है। आगे ध्यान दो। चलो तो उसको आप क्या करेंगे, हीट किल्ड आप उसे टेम्परेचर ज़्यादा दे दीजिए, दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर आप टेम्परेचर लो कर दीजिए तो ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करते हैं ना। अगर ए के सामने क्या है, टी लगा हुआ है, तो अगर आप इन्हें अलग कर देंगे तो जब इन्हें छोड़ देंगे ना, छोड़ना इन द सेंस की टेम्परेचर लो कर दीजिए,
तो ये आपस में फिर से वापस आ जाएंगे। क्यों? और अपने आप को पहचानते हैं, है ना। टी के साथ नहीं खड़ा हो जाएगा, है ना। प्यूरिन, पायरिमिडीन, इनको पता है कि किसके किसके साथ खड़े होना है। क्लियर होगी बातें? ठीक है। तो यानी कि ये अपने आप को डीनेचर भी कर पाते हैं और रीनेचर भी कर पाते हैं। तो डीनेचर करना वो तो आप उनके हाथ में नहीं है, वो अपने आप को डीनेचर नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली अपने आप को रीनेचर कर रहे हैं। ये क्वालिटी है, वापस से जुड़ सकते हैं, है ना। तो ये एक क्वालिटी हो गई, ठीक है। इसके बाद देखो जो O2 का मैं मसला बता रही थी, आपको पता है ये तो पेंटोज शुगर है ना, सही बनाया मैंने, 1 2 3 4 6 7 हो गया। तो ये रहा, ठीक है। यहाँ जो OH लगा हुआ है, OH ये किस में लगा हुआ है बेटा? ये आपकी रिबोस शुगर में लगा हुआ है ना। ये किस में होता है? RNA में होता है, ऐसा OH वाला। अब जिसके पास O है ना, ये बहुत रिएक्टिव है। मुझे लगता है शीट खत्म हो गई है, 2 मिनट वेट करो। देखो ध्यान से, छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि इसके आगे एक एक्सपेरिमेंट और कराना है। ध्यान दो, जिसके पास भी O होता है वो ये ऑक्सीजन पूरा, अच्छा O2 लिख देते हैं, ठीक है, आप समझ जाना, ठीक है। जिसके पास भी ऑक्सीजन रहेगा वो क्या करेगा? वो क्या होता है? वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है ना। यानी मोर रिएक्टिव है, और रिएक्टिव हो तो तुम लेस स्टेबल हो। तुम जब रिएक्शन ही कर जा रहे हो बार बार, तुम स्टेबिलिटी क्या शो करोगे? स्टेबल हो पाओगे? अगर जो इंसान बात बात पे लड़ता है तो वो अपने आप को संभाल सकता है क्या? बोलो पहले, नहीं संभाल सकता ना। ये कुछ वैसा ही है। अगेन दूसरा देखो, यानी RNA वाला तो यहाँ पर फेल हो गया, है ना, RNA फेल हो गया। अब यही O हटा हुआ है, इसीलिए उसको डीऑक्सी कह रहे थे, डीऑक्सी। यहाँ पे H है, सिर्फ O नहीं है। इसी O के ना रहने की वजह से ये क्या है? ये लेस रिएक्टिव है। अब रिएक्शन नहीं कर रहा भाई, जितना बोलना चाहो बोल लो, इसको फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये पता है कि जितना लेस रिएक्टिव रहूँगा उतना ही मैं मोर स्टेबल रहूँगा। कोई मुझे कुछ भी बोलता रहेगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लोग मुझे पसंद करेंगे और मैं कहलाऊँगा DNA। बात समझ में आई? इतनी बातें क्लियर है बच्चा? आगे चले। आगे है कि एक और क्वालिटी होनी चाहिए, म्यूटेशन कर सके। म्यूटेशन, अब इस पे क्या है ना, अच्छा इसमें एग्जांपल देखते हैं, जैसे कोरोना का लेते हैं ना। कोरोना क्या कर रहा था एक्चुअली, इसके साथ वैक्सीन क्यों नहीं बन पा रही थी? क्योंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल RNA है वो क्या कर रहा है? वो बार बार अपने को म्यूटेट कर रहा है। अब बार बार अपने आप को म्यूटेट कर रहे हैं तो आप कहाँ स्टेबली खड़े हो पाएंगे? यहाँ इस स्टेबल का नहीं है, मतलब आप कितनी देर तक एग्जिस्ट कर पाएंगे? कौन आपके साथ रहना चाहेगा? आप बार बार म्यूटेट करते हैं, है ना। म्यूटेशन इज अ गुड थिंग, बट इट शुड बी इन अ स्लो मैनर। तो धीरे धीरे होता जाए, धीरे धीरे परिवर्तन सबको अच्छा लगता है। अब अगर इकट्ठा चेंजेस करेंगे तो कोई आपके साथ नहीं रहेगा। कोरोना वैसा ही है, कोरोना के साथ कुछ नहीं हो पा रहा। तो जो RNA होते हैं ना, RNA में हाई म्यूटेशन रेट होता है, ठीक है। एक तो ये इनकी प्रॉब्लम हो गई। तो ये जेनेटिक मटेरियल ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सोचो ये क्या है? हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें, जेनेटिक मटेरियल के पास होगी इन्फॉर्मेशन। अब हमने इनको कोई इन्फॉर्मेशन दी कि जाओ आगे वाली जनरेशन पास करके आओ। ये 2 कदम चले, ये भूल गए कि मुझे कहाँ जाना है। क्यों भूल गए? क्योंकि इनका ब्रेन वॉश हो गया, है ना। इन्होंने अपने आप को म्यूटेट कर लिया, अपनी इन्फॉर्मेशन को ही चेंज कर लिया। अब तो तुमने अपना इन्फॉर्मेशन चेंज कर लिया तो जो हमने कहा था क्या वो बताओगे जाके आगे वाली जनरेशन में? नहीं ना। तो ये तो बेकार हो गया। क्लियर हो गया बात? और इसके एवज में अगर हम DNA देख लेते हैं तो DNA में म्यूटेशन है मगर बहुत ही स्लो रेट में है। तो क्या होता है कि अगर हम इसको बोलते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन देकर आओ, तो ये दे आता है ना। क्योंकि देखो हमारे अंदर भी तो DNA है ना, और कब से हम लोग ऐसे ह्यूमन बींग बनने चले आ रहे हैं, और कोई खास म्यूटेशन उस टाइप की ज़्यादा हुई नहीं जो हमको अभी तक, मतलब इतने सालों से होती आई है। जो बहुत कितने लिटिल म्यूटेशंस हुए हैं जिसकी वजह से हम जैसे कह सकते हैं इवॉल्व हुए हैं, उसी तरीके से इवॉल्व हो के हम लोग क्या बने हैं, हम इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। क्लियर हो के बाद? तो स्लो म्यूटेशन अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐसे हाई रेट पे नहीं कि हमने कुछ चीज़ दी। क्योंकि जब भी आप जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो हमेशा वो स्टोर हाउस है, इन्फॉर्मेशन का स्टोर हाउस है। अगर आप किसी को आप बोल रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन दे आना, तो वो इतना काबिल ही नहीं है कि इस इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सके। तो लेकिन वो कैसे रहेगा किसी का जेनेटिक मटेरियल? उसे ज़्यादा लोग पसंद नहीं करेंगे, फिर ऐसे लोग पसंद करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक। अच्छा, अभी यही जो मैंने आपको बोला कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना, है ना, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना।
अगर म्यूटेशन हो गया है तो जो आपने इन्फॉर्मेशन दी थी वो दूसरे को बता नहीं पाएगा क्योंकि भूल गया कि मुझे क्या बोलना था। तो यानी कि करता तो है, ये करता है ट्रांसक्राइब करते समय, अगर इसे ट्रांसलेशन करते समय ये भूलता नहीं है क्योंकि ये काम ये अच्छा कर लेता है, ट्रांसलेशन अच्छा कर लेता है। अभी आप समझेंगे, देखो ये रहा आपका डीएनए से आपने डीएनए बनाया, रेप्लिकेशन, यहाँ हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे आप आरएनए बना लीजिए। अब देखो आरएनए से आगे देखो क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। अगर आरएनए से बोलो प्रोटीन बना लो तो ये काम अच्छा कर लेता है, इसे वो कहते हैं ट्रांसलेशन। ये अच्छा कर लेता है, पता है क्यों? क्योंकि ये काम है फास्ट, ये भूल नहीं पाता। ये काम इसको जब करना होता है फास्ट करना होता है ना। अगर आप बहुत टाइम के लिए इसे बोल देंगे कि जो ये रही इन्फॉर्मेशन और बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन तुम इसे बहुत टाइम के लिए अपने पास स्टोर रखो, हाँ, तो ये बोलेगा पागल हो गए हो, इतना तो मेरे को नहीं करना आता। ये काम थोड़े टाइम के लिए स्टोर रख सकता है। इसका थोड़े टाइम वाला स्टोरेज किसमें काम आता है? प्रोटीन को सिर्फ प्रोटीन बनाने में काम आता है। तो इसलिए ये अच्छा ट्रांसलेट कर पा रहा है। लेकिन अपने आप को देखो, 4th पॉइंट कहता है कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए मेंडेलियन रूल्स के अकॉर्डिंग या मेंडेलियन कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। मेंडेलियन कैरेक्टर क्या होता है कि अपने आप को आप एक्सप्रेस तो कर पाओ, आपके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसे आप दिखा पाओ ना। इधर यू शुड बी अ टॉलर, यू शुड बी अ डॉफ, आपको जो भी बनना है, लेकिन आप अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को देंगे तब तो वो चीज़ एक्सप्रेस हो पाएगी ना। तो ये क्या करता है, यहाँ तो नहीं दे पाता, ये अगर इसको यहाँ रख दो तो बिल्कुल नहीं दे पाएगा, लेकिन यहाँ रखने पर ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो दोनों ही एक्सप्रेसिव हैं। लेकिन स्टेबिलिटी देखें तो आपको इससे पहले समझ में आ गया होगा कितने स्टेबल हैं ये कितना काम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे इनका खराब हो गया पोजीशन। यहाँ पर भी क्या है, अगर आप बहुत टाइम के लिए दे देंगे तो भूल जाता है। इस वजह से हम इसको जेनेटिक मटेरियल नहीं रख सकते। आज दिया कल ये भूल जाता, म्यूटेशन भी करता रहता है, म्यूटेशन की वजह से ये भूल जाता है, तो ये जेनेटिक मटेरियल तो नहीं हो सकता। क्लियर है? इसी वजह से ये जेनेटिक मटेरियल बहुत कम लोगों की जगह है। तो अगर हम इसको इन शॉर्ट बोलें कि अगर आपको स्टोरेज करानी है, रुको बेटा, अगर आपको स्टोरेज करानी है तो स्टोरेज के लिए डीएनए अच्छा है। लेकिन अगर आपको ट्रांसक्राइब कराना है, ट्रांसलेशन कराना है, ट्रांसलेशन के लिए आपका आरएनए बेस्ट है ना। इन्फॉर्मेशन को फटाक से क्या करेगा, वो ट्रांसलेट कर देता है। अच्छा, एक बात और याद रखो, आपको पता होगा डीएनए में एक होता है थाइमीन। अभी आप आगे पढ़ोगे कि जब डीएनए रेप्लिकेट कर रहा होता है तो उससे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, ठीक है। उसमें क्या करता है, अगर किसी तरह की गलती हो गई है तो उसके रिपेयरिंग में थाइमीन का बहुत बड़ा हाथ होता है। किसका? थाइमीन का। किसमें? रिपेयरिंग में। अभी आप सिर्फ इतना ही जानोगे, जब आप पीजी वगैरह पढ़ोगे, यूजी पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि बहुत टाइप की रिपेयरिंग होती है और उसमें ये किस तरह से रोल करता है अपना, ठीक है। तो रिपेयरिंग में आप बताओ दो, अगर ये आरएनए होता, आरएनए के पास यूरेसिल है, थाइमीन तो है नहीं, तो क्या रिपेयरिंग में हेल्प नहीं हो पाती? तो ये अगर कोई काम बिगाड़ के चला आया है, अगर ये अपनी रेप्लिकेशन करता सपोज, तो ये कुछ काम बिगाड़ देता तो सही नहीं कर पाता यूरेसिल, ठीक है। इसलिए डीएनए आपका बेटर